जय हिंद स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हुज एंड हु, कौन क्या है। तो आज की क्लास में आपका ये करेंट का टॉपिक, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है कि कौन क्या बना है 2023-24 में, ये कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ इस क्लास का आपको दोनों तरह से फायदा होगा। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है हुज एंड हु 2023-24 में कौन क्या है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे ट्राई कहा जाता है, हिंदी में इसका नाम क्या है स्टूडेंट? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म ध्यान रखिए, हुज एंड हु तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन क्या है अभी 2023-24 में। साथ ही साथ जिसमें भी हम हुज एंड हु पढ़ रहे हैं उसका आपको फुल फॉर्म और हेड क्वार्टर भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके बनते हैं। तो हेड क्वार्टर याद करना, इसका फुल फॉर्म याद करना और इसका क्या काम है वो मैं आपको ओरली बता दूंगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि जिस संस्था के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअली में काम क्या है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, आपका स्टैटिक जीके हो जाएगा। और इसके जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी इसके हेड अभी बने हैं, वो आपका करंट का टॉपिक हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ट्राई का पूछा है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ट्राई के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि ट्राई है क्या। तो स्टूडेंट ट्राई का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। हिंदी में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है स्टूडेंट। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1997 में। 1997 में इसका क्या हुआ था स्टूडेंट? स्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा स्पेशली, और फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। चलिए, अब ट्राई का फंक्शन क्या है, ट्राई करती क्या है स्टूडेंट? तो नाम से ही इसके पता चल रहा है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। मतलब ये हमारी जो टेलीकॉम से रिलेटेड है, दूर संचार से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे कि हम सिम चलाते हैं, हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो जितनी भी दूर संचार से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, फंक्शन है, वो कौन परफॉर्म करता है? क्योंकि हर एक टास्क के लिए गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में एक ऑथोरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है सभी कामों के लिए। तो हमारी दूर संचार ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑथोरिटी है हमारे देश की, वो कौन सी है? ट्राई है। इसके अंतर्गत ही हमारे फोन की सिम से जुड़ी हुई गतिविधियां, हमारे इंटरनेट से जुड़ी हुई गतिविधियां, ये सब गवर्नमेंट में कौन हैंडल करता है? ट्राई हैंडल करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसका फंक्शन हो गया। ट्राई का नाम जैसे ही आपके पास ट्राई आप वर्ड सुनो तो ट्राई का मतलब समझ जाना। आपका इंटरनेट हो गया, आपका फोन कॉल्स हो गए, है ना, ये सब कौन हैंडल करती है? ट्राई हैंडल करती है। चलिए, अब ये तो ट्राई के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अभी जो अध्यक्ष बने हैं, दैट मीन्स चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं ट्राई के 2023-24 की, वो कौन है? तो कौन है स्टूडेंट? वो अनिल कुमार लाहोटी। ध्यान रखिएगा, अनिल कुमार लाहोटी इसके चेयरमैन अध्यक्ष बने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? हु हैज बिकम द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग देशों के, अलग अलग कंट्रीज के मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं। यूएन में इसकी अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे कि आप नर्सिंग असिस्टेंट के हो तो आपको WHO के बारे में पता होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो किसकी संस्था है, किसकी एजेंसी है, किसके अंडर काम करती है? यूएन के। तो इस तरह से यूएन की अलग अलग एजेंसियां हैं स्टूडेंट, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उन पर ये काम करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये काम करती है, जैसे कि हेल्थ हो गया, हेल्थ के बाद इकोनॉमी का हो गया, इस तरह से अलग अलग इसके डिपार्टमेंट है यूएन के। तो यूएन में जो मेंबर्स होते हैं, अलग अलग कंट्री के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। तो हमारे देश के अभी जो यूएन में प्रतिनिधि है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें कहा जाता है, स्थायी प्रतिनिधि जो है, वो कौन बने हैं स्टूडेंट? तो कौन बने हैं? वो अरिंदम बागची। ध्यान रखिएगा, अरिंदम बागची बने हैं स्थायी प्रतिनिधि।
यूएन में। अब चलिए यूएन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस है। स्टैब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1945। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट, ये तो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव पूछे गए हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट पूछ लिए जाएं इसके यूएन के, तो वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस क्या है? प्रेसिडेंट है यूएन के। और भारत के प्रतिनिधि कौन बने हैं अभी परमानेंट? अरिंदम बागची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? दैट मीन्स डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी ऑफ दी सशस्त्र सीमा बल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सशस्त्र सीमा बल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको इनके जो हैं डीजी और ये सब समझ में आएंगे और याद भी रहेंगे, क्योंकि याद नहीं रहता, रट लेते हैं तो कुछ समझ में आता नहीं है। चलिए तो हम एसएसबी के बारे में बात करने से पहले हमारा जो भारत है, हमारा इंडिया है, उसकी सिक्योरिटी यानी कि जो सुरक्षा देखते हैं, कौन कौन देखते हैं, कहाँ कहाँ इसकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो दो तरह से सिक्योरिटी हमारे देश में बांटी गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पहली एक्सटर्नल सिक्योरिटी और दूसरी इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब बाह्य सुरक्षा का मतलब ये है कि बॉर्डर्स जो है हमारे दूसरे देशों से सुरक्षा करना, जैसे चीन से, पाकिस्तान से सुरक्षा करना। तो ये जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, ये बाह्य जो सुरक्षा है, ये किसके अंडर में आती है? कौन देखता है इसे स्टूडेंट? हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों मिलकर हमारी बाह्य सुरक्षा को संभालती हैं। अब बात करते हैं भारत के अंदर की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी में आती है। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा देखती है, उसको कॉमनली हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? CAPF कहा जाता है। CAPF का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। कंबाइनली जो पूरे भारत की हमारी आंतरिक सुरक्षा को देखती है, वो किसके अंडर में आती है? CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। क्या कहा जाता है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है, जो हमारी पूरी आंतरिक सुरक्षा को देखती है। लेकिन हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है वो भी दो भागों में बांटी गई है। इसके अंदर फिर दो पार्ट मिलेंगे आपको, एक इंटरनल सिक्योरिटी का मिलेगा और दूसरा बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। तो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी है स्टूडेंट? CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की है, जो दो भागों में काम करती है, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। तो जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, उनके अंतर्गत हमारी BSF, SSB, असम राइफल्स, ITBP, ये हम आगे देखेंगे सभी के बारे में, वो आती है। तो जो हमारी SSB है, SSB किसके अंतर्गत आती है स्टूडेंट? सीमा सुरक्षा बल। किसके अंतर्गत आती है? बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो हैं, कौन सी फोर्स होती है? जो हमारी बॉर्डर पर तैनात होती है, जो हमारी बॉर्डर पर देश की रक्षा करती है, जैसे कि चाइना बॉर्डर हो गई, म्यांमार भूटान की बॉर्डर हो गई, नेपाल की बॉर्डर हो गई, पाकिस्तान की बॉर्डर हो गई। तो इन बॉर्डर पर जो फोर्स तैनात रहती है, जो हमारे देश की सुरक्षा करती है बॉर्डर पर, उन वो सब किसके अंतर्गत आती है? बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के अंतर्गत आती है, जिसमें SSB हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल्स हो गया, इंडो चाइना बॉर्डर पर काम करने वाली फोर्सेस हो गई। ये सब हमारी किसके अंतर्गत आती है? बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। और इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो इंटरनल सिक्योरिटी को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, कौन कौन सी एजेंसी आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो अब आपको पूरी हमारे भारत की सिक्योरिटी समझ में आ गई है। एक्सटर्नल तीनों सेनाएं आ गई उसमें, इंटरनल को कॉम्बाइनली क्या कहते हैं? CAPF कहते हैं, जिसके अंतर्गत दो भागों में बांट दिया गया है। इंटरनल अलग है और बॉर्डर की अलग है। बॉर्डर में हमारी SSB ये सब आ जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम SSB के बारे में। तो SSB के महानिदेशक पूछा, उससे पहले SSB की स्थापना और ये हम देख लेते हैं।
एसएसबी का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए स्टूडेंट, सशस्त्र सीमा बल इसे कहा जाता है। आदर्श वाक्य कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे तो स्टैटिक जीके में मैंने आपको ये सारी फोर्सेस अच्छे से पढ़ा दी, लेकिन हम रिवीजन कर लेते हैं। आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। एसएसबी का आदर्श वाक्य है। मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। मुख्यालय कहाँ पर है स्टूडेंट इसका? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। गठन, फॉर्मेशन कब हुआ था? ये याद कर लीजिए, 1963 में इसका गठन किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। चलिए, अब एसएसबी के जो डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी 2023-24 के, वो कौन बने हैं स्टूडेंट? दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हो स्टूडेंट। फोटो मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि देखिए इमेज में देखा हुआ हमें याद रहता है, इसलिए इमेज में मैंने लगा दी ताकि आपके माइंड में इनकी फोटो, इनका जो चेहरा है छप जाए और थोड़े आसानी से आपको याद रह जाए। तो दलजीत सिंह चौधरी है। और इसके अलावा स्टूडेंट आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी, जो नाम रहते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी हुज एंड हु, कौन क्या है। तो कौन क्या है, इतने सारे नाम हमें याद नहीं रहते, हम मिक्स कर सकते हैं। तो इनको कोशिश करिए कि आप अपने आसपास जो भी पर्सन है या तो उनके नाम रख दो इनके नाम पे, या फिर आप इनसे जुड़े हुए नाम अगर आप किसी को अपने रिलेशन में या किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी जानते हो तो उनके नाम पे इनका नाम रख के आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो, कनेक्ट करके। इस तरह से आपको ये याद रहते हैं और याद करने का यही तरीका है। एक तो इनकी फोटो और दूसरी की अपने रिलेटिव, अपने आसपास किसी का नाम अगर इनके नाम से मिलता जुलता है या फिर उनका नाम रख के कनेक्ट करके आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक यानी कि डीजी, डायरेक्टर जनरल किसको बनाया है, किसको नियुक्त किया है? अभी करंट का ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं कि ये किसके अंडर आती है, ये क्या है सीआरपीएफ। तो हमने अभी देखा था कि हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें हमने दो पार्ट में बांटा था, उसे डिवाइड किया गया था। इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा, और बॉर्डर सिक्योरिटी जिसमें हमारी एसएसबी और बीएसएफ ये सब आती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी पर अब हम आ जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी दैट मीन्स आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है सीआरपीएफ। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा कौन देखती है? सीआरपीएफ देखती है। इसके अंतर्गत दो आती हैं, एक सीआरपीएफ जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है, मैं इसका फुल फॉर्म लिखूंगी नहीं। पहली ये आती है और दूसरी कौन सी आती है इसके अंतर्गत? सीआईएसएफ। चलिए इसका फुल फॉर्म आगे आने वाला है पर एक बार और देख लेंगे इसको। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये दो आती है। सीआरपीएफ का नाम आए और सीआईएसएफ का नाम आए तो समझ जाना ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, हमारी आंतरिक सुरक्षा को, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालती है ये। तो इसमें सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ का क्या काम है? तो सीआरपीएफ का काम स्टूडेंट ये है, आपने सीआरपीएफ में नाम सुना होगा रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ, कोबरा का नाम सुना होगा। तो ये जो फोर्स है जो एंटी नक्सल यानी नक्सलवादों से लड़ने के लिए काम करती है, कोबरा और रैपिड एक्शन फोर्स, या फिर अचानक से कहीं पर भी प्रॉब्लम, सडनली जो अचानक से होने वाली प्रॉब्लम हो जाती है और वहाँ पर पुलिस के अलावा दूसरी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से मिलती है, वो कौन हैंडल करता है? पुलिस के ऊपर फिर सीआरपीएफ हैंडल करती है। और सीआईएसएफ का काम क्या है स्टूडेंट? सीआईएसएफ का नाम ही बताता है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, हमारी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को देखती है। कौन सी सिक्योरिटी इसके अंतर्गत आती है? जैसे कि हमारी जो धरोहरें हैं, हमारी प्राचीन इमारतें हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वीआईपी की सुरक्षा, जो वीआईपी पर्सन्स होते हैं जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे वीआईपी पर्सन्स हैं, उनकी सिक्योरिटी देखना। देश के अंदर जो धरोहरें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वीआईपीज हैं,
और एयरपोर्ट्स हैं, इन पे सब पे सिक्योरिटी देखने का काम किसका है स्टूडेंट? सीआईएसएफ का है। तो अब आपको पूरी देश की सुरक्षा प्रणाली समझ में आ गई होगी, सिक्योरिटी सिस्टम कौन कहाँ क्या देखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीआरपीएफ की बात की गई है, तो इसके जो डीजी हैं वो कौन बने हैं स्टूडेंट? अनीश दयाल सिंह। ये अनीश दयाल सिंह है जो डीजी बने हैं सीआरपीएफ के, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट सीआईएसएफ। सीआईएसएफ अभी हमने डिस्कस करी, जो हमारे देश की वीआईपीज, एयरपोर्ट हो गए और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, उन पे तैनात रहती है, या फिर वीआईपीओ की रक्षा करती है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट इनके साथ रहती हैं। ये सब जो हैं वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी, सीएम वगैरह, इनकी सबकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ के अंतर्गत आती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सीआईएसएफ, इससे पहले हम इसके एस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है, याद रख लीजिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसे कहा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना 1969 में हुई और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। मैक्सिमम आपको नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ही सभी के हेडक्वार्टर मिलेंगे। कुछ हैं जिनके याद कर लीजिएगा, बाकी सबके न्यू दिल्ली में ही है। कौन बनी है? तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक वुमेन बनी है। क्या इनकी प्रमुख फर्स्ट वुमेन बनी है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और कौन बनी है स्टूडेंट? वो नीना सिंह, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? कौन अपॉइंट हुआ है स्टूडेंट? अ न्यू डायरेक्टर जनरल, दैट मीन्स डीजी ऑफ आईटीबीपी। तो स्टूडेंट आईटीबीपी क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके डीजी के बारे में बात करेंगे। फुल फॉर्म है इसका इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? स्टैब्लिशमेंट 1962, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इनका हेडक्वार्टर भी आईटीबीपी का। आईटीबीपी, अब मैंने आपको बताया कि हमारे देश में एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा को दो भागों में, एक तो आंतरिक सुरक्षा और दूसरा बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो है उसमें आईटीबीपी भी आती है। कौन आती है? आईटीबीपी। अब ये कौन सी बॉर्डर पे अपनी सेवा प्रदान करती है स्टूडेंट? कहाँ पर तैनात रहती है ये? तो ये तैनात रहती है इंडो चाइना बॉर्डर। कहाँ से कहाँ तक? हमने काराकोरम पढ़ी थी जब हिमालय पर्वत श्रेणी पढ़ी थी, तो उसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी भी पढ़ी थी। तो काराकोरम के पास, काराकोरम के दर्रे से, लद्दाख से लेकर तो अरुणाचल प्रदेश में जाचे दर्रा जो है वहां तक ये पूरी तैनात रहती है। ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक तैनात है, आईटीबीपी तैनात रहती है। ठीक है, अब इसके जो डीजी है वो कौन बने हैं स्टूडेंट? कौन बने हैं स्टूडेंट? राहुल रसगोत्रा। ये आप फोटो में राहुल रसगोत्रा जी को देख रहे हैं, ये डीजी बने हैं, नए डीजी आईटीबीपी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है स्टूडेंट। इनके जो डीजी है वो कौन बने हैं? ये भी हमारे देश की जो है, ये हमारी सीएपीएफ के अंतर्गत नहीं आती है, ये एक अलग से ही है। एनएसजी एक अलग फोर्स है जो कब एक्टिव होती है, जो कब काम करती है, जब टेररिस्ट की एक्टिविटी अगर पता चलती है हमारे देश में, आतंकवादियों की कोई एक्टिविटी है, आतंकवादियों से रिलेटेड से जुड़े हुए, आतंकवादियों से जुड़े हुए मामलों पर ये काम करती है, वहां पर ये एक्टिव हो जाती है। जैसे 26/11 का मामला हुआ था, तो इस मामले में कौन सी फोर्स एक्टिव थी, कौन सी काम करेगी? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इनके जो डीजी है वो कौन बने हैं अभी? MA गणपति। कौन बने हैं? MA गणपति, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, जी, एनएसजी के जी से गणपति कनेक्ट करके इसको याद कर लेना। के से भी नाम याद करो आप, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, याद करने का तरीका भी बता दिया है। अब आप कोई गणपति हो आपके आस पड़ोस में, या फिर भगवान गणपति को ही आप कंसिडर कर सकते हो। एनएसजी सुरक्षा करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो एनएसजी सुरक्षा का काम करती है। तो उनके नए डीजी कौन है? MA गणपति। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी, डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के कौन बने हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म है, किसके अंतर्गत आती है? बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के अंतर्गत आती है स्टूडेंट, बीएसएफ। और ये जो बीएसएफ है ये कहाँ पर तैनात है? ऑब्वियसली बॉर्डर पर हमें सेवा प्रदान करती है बीएसएफ, तो कहाँ से कहाँ तक तैनात रहती है ये इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो बीएसएफ कहाँ पर तैनात होती है स्टूडेंट? इंडो पाकिस्तान और
इंडो बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर और इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात रहती है कौन? बीएसएफ। ये ध्यान रखिएगा। अब इनके जो डीजी हैं वो कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल बने हैं, ये ध्यान रखना बीएसएफ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के बारे में आपने सुना होगा स्टूडेंट। ये खुफिया एजेंसी है हमारे देश की, जो दूसरे देशों की खुफिया जानकारी एकत्रित करती है हमारे देश के लिए, वो रॉ है। उनके जो प्रमुख है वो कौन बने हैं? चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ है वो कौन बने हैं, ये पूछा गया है। सबसे पहले रॉ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का स्टूडेंट 21 सितंबर 1968 को, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। देखिए सभी के हेडक्वार्टर अभी तक हमने पढ़े, सभी के नई दिल्ली में ही आपको मिलेंगे। रॉ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है स्टूडेंट। खुफिया जानकारी एकत्रित करने का काम है हमारे देश के लिए रॉ का। तो इसके जो नए चीफ है, नए प्रमुख है, वो कौन बने हैं? रवि सिन्हा। कौन बने हैं? ये रवि सिन्हा हैं जो रॉ के प्रमुख बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? कौन बने हैं? Who has become the first woman chairman and CEO of रेलवे बोर्ड? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली महिला बनी है, महिला सीईओ बनी है किसकी? रेलवे बोर्ड की। रेलवे बोर्ड वो एजेंसी है जिसके अंतर्गत हमारी रेल से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं, रेल चलाना, कितनी रेल चलती है, रेल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है, वो सब किससे जुड़ी हुई हैं? कौन उन्हें संभालता है? रेलवे बोर्ड। और उनकी जो सीईओ बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है और सीईओ बनी है रेलवे बोर्ड की, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, महिला बनी है और पहली बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन है स्टूडेंट? जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं स्टूडेंट? चंपई सोरेन। ये चंपई सोरेन जी हैं जो नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। इसके अलावा झारखंड की कैपिटल भी आपको, राजधानी भी पता होनी चाहिए जब झारखंड की बात हो रही है। राजधानी कौन सी है इसकी? रांची, कैपिटल ऑफ झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट ने 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 34th जज। कहाँ के जज? सुप्रीम कोर्ट के। इन जनवरी 2024 में किसे बनाया गया है? कौन बने हैं स्टूडेंट वो? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। कौन बने हैं? जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। कौन से जज बने हैं? 34वें। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री? डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, सभी आप सभी को पता होगा, जो हमारे देश की पूरी सुरक्षा सिक्योरिटी किसके अंडर आती है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन है करेंट में डिफेंस मिनिस्टर? रक्षा मंत्री हमारे देश के, भारत के, राजनाथ सिंह। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डीजी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल, देखिए अलग अलग पद होते हैं। यहाँ पर महानिदेशक डीजी की बात हो रही है, डायरेक्टर जनरल की बात हो रही है रक्षा मंत्रालय में। वो कौन बने हैं स्टूडेंट? समीर कुमार सिन्हा। ये समीर कुमार सिन्हा जी हैं जो कि नए डीजी बने हैं रक्षा मंत्रालय के। रक्षा मंत्रालय में जो महानिदेशक होता है यानी कि डीजी होता है, वो एक प्रमुख पद है किसमें? डिफेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? यानी कि विदेश मंत्रालय, हमारे भारत के दूसरे देशों के साथ भी संबंध होते हैं, दूसरे देशों के साथ भी हमें इंटरेक्शन करना होता है। तो भारत का विदेशों के साथ संबंध, भारत का विदेशों के साथ संबंधों को संचालन करने के लिए, उन पर काम करने के लिए एक डिपार्टमेंट है, सरकारी एजेंसी है जो कि क्या है? विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो कि हमारे भारत के विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना, जो भी बातचीत होती है, जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय वो संभालता है। तो इनके जो नए प्रवक्ता, ध्यान रखिएगा प्रवक्ता पूछा गया है, स्पोक पर्सन पूछे गए हैं, वो कौन बने हैं स्टूडेंट? रणधीर जायसवाल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के 28 DG यानी कि महानिदेशक कौन बने हैं? BRO के, ये पूछा है। तो सबसे पहले महानिदेशक यानी DG बताने से पहले हम BRO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि BRO है क्या, कब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। तो BRO का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। मुख्यालय कहाँ पर है? इनका भी मुख्यालय कहाँ पर है BRO का? नई दिल्ली में। अभी तक आपको नई दिल्ली में ही ज़्यादातर मुख्यालय मिलेंगे, और जिनके नई दिल्ली में नहीं होते हैं ना, ज़्यादातर उनके मुख्यालय हेडक्वार्टर ही पूछे जाते हैं। तो सभी के कॉमनली नई दिल्ली में ही है, जिनके नहीं है उनके आगे हम देखेंगे किनके नहीं आते हैं, तो वो याद कर लीजिएगा स्पेशली, ठीक है। तो DG पूछे गए हैं, उससे पहले हम BRO के बारे में बात कर लेते हैं। नाम से इंडिकेट कर रहा है सीमा सड़क संगठन, तो सड़क निर्माण से जुड़ी हुई एक संस्था है ये, एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ रोड। लेकिन कहाँ पर रोड का निर्माण, सड़क का निर्माण? तो ध्यान रखिएगा, जो BRO है पूरे देश में BRO संगठन काम नहीं करता है। स्पेशली कहाँ पर ये वर्किंग है, कहाँ पर ये कार्यरत है, कहाँ पर काम करते हैं? सीमावर्ती क्षेत्रों। कहाँ पर काम करती है ये? सीमावर्ती क्षेत्र। सीमावर्ती क्षेत्र मतलब बॉर्डर एरिया, जो हमारे बॉर्डर एरियाज है ना, वहां पर रोड फॉर्मेशन का, पुल बनाने का, सड़क बनाने का काम किसका है, किसके अंडर में आता है? और उनको मेंटेन भी करना, बनाना भी है और साथ साथ उनको मेंटेन करने का काम भी किसका है? BRO का है। सीमावर्ती क्षेत्र, बॉर्डर एरिया, जैसे कि हमारे बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर के पास में जो रोड बने हुए हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, टफ कंडीशन में भी वहां पर रोड का निर्माण करना। और साथ ही साथ ये हमारी SSB सीमा सुरक्षा बल जो हमने पढ़ा था, SSB को भी अगर कहीं पर तुरंत रोड बनाने की या फिर कोई सा स्ट्रक्चर बनाने की, पुल बनाने की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी मदद भी कौन करता है? BRO ही करता है। तो बॉर्डर एरिया में रोडों का, पुलों का और इस तरह के स्ट्रक्चरों का बनाने का काम, और साथ ही साथ SSB की भी मदद करना। SSB की मदद किस तरह से करेंगे? ये रोड बनाने में मदद करेंगे। रोड अगर उन्हें ज़रूरत पड़ गई कभी, या फिर पुल बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो उनकी मदद भी कौन करता है? BRO करता है। तो ये BRO का फंक्शन आपको समझ में आ गया, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ। अब देख लेते हैं इनके जो DG है वो कौन बने हैं स्टूडेंट अभी? रघु श्रीनिवासन। ये रघु श्रीनिवासन जी जो DG बने हैं किसके? BRO के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, FTII। FTII का फुल फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली ये भी एक एजेंसी है जो किसको देखती है, जिसके अंडर में क्या आता है? हमारे मनोरंजन से जुड़ी हुई चीज़ों को हैंडल करने का काम, हमारे एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है? फिल्म है, मूवीज़ हैं, टेलीविज़न है, इनका सबको हैंडल करना, इनके ऊपर काम करना, इन पे रोक टोक लगाना, इनके नियम बनाना कि इस नियम के अंतर्गत ये फिल्म होनी चाहिए, ये बननी चाहिए, इसका प्रसारण होना चाहिए, इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जो FTII बनाती है। उनके अंडर में ही ये जो फिल्म इंडस्ट्री है और हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंडर में आती है? FTII के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए एक एजेंसी बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है ये एजेंसियां स्टूडेंट? ताकि जो पर्टिकुलर काम है वो नियम में हो सके। नहीं तो ऐसे तो सभी उल्टे सीधे काम करने लग जाएंगे, गलत काम होंगे, किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी को नहीं होगी, मतलब बहुत सारी दिक्कत है। तो इन सारी दिक्कतों को हैंडल करने का काम क्या होता है? इन ऑर्गेनाइजेशन का, एजेंसियों का ही होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में होती है। तो फिल्म के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में कौन है? FTII, ठीक है। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। कौन बने हैं इनके प्रेसिडेंट? कौन बने हैं नए अध्यक्ष? तो सभी जानते हैं, फोटो में देखकर आप समझ ही गए होंगे कौन है ये? R माधवन। ये एक हीरो ही हैं, मूवीज़ में बहुत सारी मूवीज़ इनकी आई हैं, बहुत सारी मूवीज़ में ये काम कर चुके हैं। इनकी सबसे अच्छी मूवी मुझे जो लगी है वो 3 इडियट है। 3 इडियट सबसे अच्छी मूवी है इनकी, R माधवन की। और भी बहुत अच्छी अच्छी मूवियों में, अभी रॉकेट से रिलेटेड एक मूवी इनकी आई थी, इनकी लास्ट मूवी थी आई थिंक वो। तो इनको बनाया गया है अध्यक्ष किसका? FTII का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक, DG ऑफ ICG कौन बने हैं? उससे पहले ICG है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस पर ये काम करता है, किससे जुड़ी हुई संस्था है, एजेंसी है, ये हम देख लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इसका फुल फॉर्म है ICG का स्टूडेंट।
स्टैब्लिशमेंट 1978 में स्थापना की गई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आईसीजी का भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोस्ट गार्ड मतलब जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वहां पर ये तैनात रहती है। समुद्र से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, समुद्र के पानी में पॉल्यूशन हो रहा है उसको उसमें सहायता करना। समुद्र में बहुत सारे समुद्री क्षेत्र होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, सी एरियाज होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स हो गए, महाद्वीप हो गए। और फिशरमैन भी समुद्र में रहते हैं, मछली पकड़ने वाले, उनकी रक्षा करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तूफान वगैरह कुछ आ जाता है तो कैसे हैंडल करना, मतलब समुद्र से जुड़ी हुई जितनी समस्या है वो किसके अंडर में आती है, कौन हैंडल करती है? आईसीजी करती है। अब यहाँ पर नेवी और आईसीजी बिल्कुल अलग हो जाएगा। आईसीजी क्या है? समुद्र से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाती है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं हमारी, वहाँ पर काम करने का काम नेवी का होता है। नेशनल में काम कर कौन परफॉर्म करती है? अगर इंटरनली अगर हम बात करें तो आईसीजी। और वो भी कौन कौन से काम करती है? अब समुद्र से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस एरिया में, कोस्टल एरिया में, स्ट्रक्चर बनाना हो, कुछ तोड़ना हो, या फिर पॉल्यूशन हो रहा हो समुद्र में, तो इनको सबको हैंडल करने का काम आईसीजी में आता है। लेकिन नेवी इंटरनेशनली वर्क करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। समुद्र की सीमाएं को देखना, वहां पर लड़ाई वगैरह अगर होती है तो उनको हैंडल करने का काम नेवी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन बने हैं डीजी, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड स्टूडेंट? राकेश पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का नाम आपने सुना होगा, जो हमारे परमाणु अनुसंधान, हमारे एटॉमिक रिसर्च जहां पर होती है, अनुसंधान होते हैं एटम से रिलेटेड, इसकी भी बहुत सारी एजेंसियां हैं इसके अंडर में आती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरिया में अपना काम करती है, जैसे कि खनन का काम, माइनिंग का काम, और उन पर काम करना, जैसे कि यूरेनियम पर काम करना। तो इस तरह से परमाणु से जुड़े हुए जितने भी अनुसंधान होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? बार्क के अंदर में आते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर इसका नाम रखा गया। उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1954 में स्टूडेंट। अब इसका हेडक्वार्टर आपको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली में नहीं मिलेगा। कहाँ पर है ये? मुंबई, महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, मुंबई में है। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर बार्क का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। अब इनके जो डायरेक्टर बने हैं, निदेशक बने हैं, वो कौन बने हैं स्टूडेंट? विवेक भासिन। ये विवेक भासिन जी हैं जो निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं बार्क के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू सीडीएस ऑफ इंडिया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सीडीएस क्या होते हैं स्टूडेंट? स्टैब्लिशमेंट हम देख लेते हैं सबसे पहले कब हुआ था। 1 जनवरी 2020 में। 2020 में मतलब अभी कुछ साल पहले ही स्टैब्लिशमेंट हुआ इस पोस्ट का, सीडीएस का, दैट मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। हमारे भारत के पहले सीडीएस कौन बने थे स्टूडेंट? जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ये वीर गति को प्राप्त हुए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सीडीएस कौन थे पहले? अभी करंट की पोस्ट है इसलिए पहले याद होना जरूरी है। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और अभी नए कौन बने हैं स्टूडेंट? अनिल चौहान। अब सीडीएस होता क्या है स्टूडेंट? तो ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का आप हेड बोल सकते हो। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम, कोऑपरेशन करने का काम, उन तीनों को मेंटेन करने का काम किसका होता है? सीडीएस का होता है। और सीडीएस किससे संपर्क करते हैं? डायरेक्टली हमारे रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री से ये डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दों पर, तीनों सेनाओं से जुड़े हुए। तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री को सलाह भी देते हैं ये। तो कौन बने हैं? अनिल चौहान बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन?
NCW। NCW का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका फुल फॉर्म है। ये जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, किससे जुड़ा हुआ है? ऑब्वियसली महिला आयोग है तो महिलाओं से, वुमेन से जुड़ा हुआ आयोग है जो वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए काम करता है। बहुत सारी फील्ड में महिलाओं के लिए काम करता है। दहेज प्रथा हो गई, दहेज हो गया, राजनीतिक मामले हो गए, धार्मिक मामले हो गए, या वर्किंग प्लेस पर महिलाओं को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सब कौन हैंडल करता है? राष्ट्रीय महिला आयोग हैंडल करता है महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं। अब इनकी जो वर्तमान अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन बनी है? क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई और महिला बनी है तो कौन बनी है स्टूडेंट? रेखा शर्मा। ये रेखा शर्मा जी हैं जो अध्यक्ष बनी है, चेयरपर्सन बनी है NCW की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? तो स्टूडेंट सबसे पहले नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन क्या है, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके CEO कौन बने हैं। तो स्टूडेंट पहले तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पूछा जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? ये भी अभी कुछ साल पहले ही 2015 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ऑब्वियसली नीति आयोग का भी सरकार के अंडर में है ये एजेंसी। प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही प्रेसिडेंट होते हैं, तभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के। अब नीति आयोग करता क्या है? नीति आयोग क्या है? एक तरह से ये क्या है? थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब सोचने वाला टैंक, मतलब ऐसा टैंक जिसमें सरकार के फंक्शन है, जो सरकार करती है उनके बारे में सोचना, थिंकिंग करना। तो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, कौन कौन से एरियाज ये कवर करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं और सरकार को सलाह देते हैं, सरकार इनसे सलाह लेती है। तो थिंक टैंक है। तो किसके बारे में थिंक टैंक कहा जा सकता है इनको? आर्थिक मामले हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, सामाजिक मामले हो गए, सैन्य नीति बनाना, फोर्सेस के बारे में रूल्स रेगुलेशन बनाना, उस पर सोचना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से सोचना, सोशल एस्पेक्ट से सोचने का काम, सांस्कृतिक मामलों यानी कि कल्चरल व्यूज देना, कल्चर के बारे में सोचना, ये सब मतलब सरकार जितना भी अपना सोचने समझने का काम है वो थिंक टैंक को सुपुर्द कर देती है। थिंक टैंक सोचता है, जो कि क्या है? नीति आयोग। पूरा सरकार का सोचने समझने का, हर क्षेत्र में, देश के जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्रों में सोचना समझना, विचार विमर्श करना, सलाह लेना, वो सब किसके अंडर में आता है? नीति आयोग करता है। तो नीति आयोग के जो CEO बने हैं नए, वो कौन बने हैं स्टूडेंट? BVR सुब्रमण्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फुल फॉर्म सबसे पहले याद कर लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट ये इसका फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था स्टूडेंट? इसका 1982 में, और हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा नाबार्ड का, क्योंकि दिल्ली में नहीं है, कहाँ पर है? मुंबई में है। तो नाबार्ड के जो CEO अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? KV शाह जी बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है? D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डेवलपमेंट, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। अब इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो कब हुआ था? 1958 में हुआ था स्टूडेंट, और नई दिल्ली। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। DRDO का क्या काम होता है स्टूडेंट? तो DRDO नाम से इंडिकेट कर रहा है, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, दैट मीन्स डिफेंस रिसर्च। तो डिफेंस के एरिया में रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना, हथियार बनाना, ये सब जो भी अनुसंधान होते हैं स्पेशली फॉर डिफेंस एरिया में, वो किस में होते हैं? DRDO में होते हैं। और DRDO में ही जो भी इक्विपमेंट बनाना है, जो भी चीज़ें ज़रूरत लग रही है हमारी डिफेंस को, हमारी सेनाओं को, उस पर अनुसंधान करना और उनको बनाने का काम किसका होता है? DRDO का होता है स्टूडेंट। तो इनके जो चेयरमैन हैं कौन बने हैं अभी? समीर V कामत। कौन बने हैं? समीर V कामत जी बने हैं। ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बने हैं नए चेयरमैन ऑफ द DRDO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं।
भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सभी को पता होगा स्टूडेंट, बहुत कॉमन है। बिकम द फर्स्ट ट्रिबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू। और कहाँ से बिलोंग करती है? ऑब्वियसली हमारे देश की ये दूसरी, ध्यान रखिएगा, दूसरी महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल के बाद। पहली कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। दूसरे नंबर पर द्रौपदी मुर्मू बनी, जो कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती है? इनकी जो बर्थ है, बर्थ प्लेस है ऊपर बेड़ा, ऊपर बेड़ा है बर्थ प्लेस, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल के बाद। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं स्टूडेंट अभी करंट में? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होते क्या है। तो ये एक तरह से हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके सलाहकार होते हैं, उन्हें सलाह देने का काम करते हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा जो भी, और सलाह किस क्षेत्र में देते हैं पहले तो ये हम बात कर लेते हैं, लीगल मैटर्स पे, यानी कि कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देना लीगल मैटर्स पर। और प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो भी इन्हें कानूनी कार्य देते हैं, कार्य सौंपते हैं, लीगल फंक्शन इन्हें परफॉर्म करने के लिए देते हैं, उनको करना भी इनका काम होता है। तो ये प्रेसिडेंट के अंडर में ही काम करते हैं। प्रेसिडेंट के जो लीगल मैटर्स है, लीगल प्रोसेस है, उनको निभाने का काम हो, और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी लीगल मैटर्स पर सलाह देने का काम होता है। किसका? महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल का। तो कौन बने हैं स्टूडेंट अभी? ये आर वेंकट रमणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सबसे पहले NHRC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नाम से इंडिकेट कर रहा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। मानव अधिकार जो हमारे संविधान में हमारे जो भी मानव अधिकार मेंशन किए गए हैं उनकी रक्षा करना, वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, इसकी देख रेख करना, उनका कहीं हनन तो नहीं हो रहा है, उनका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कोई किसी के मानव अधिकार को छीन तो नहीं रहा है, इन सभी बातों का ध्यान रखना किसका काम है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का काम है। किसी के मानव अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट, ये जो सब राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं, अगर उनका हनन हो रहा है, कोई उनका दुरुपयोग कर रहा है, तो हम कहाँ पर जाएंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हम संपर्क कर सकते हैं। तो कौन हैंडल करता है? NHRC। अब इनके जो अध्यक्ष बने हैं स्टूडेंट, वो कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर। तो कौन बने हैं? सबसे पहले उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका काम क्या होता है। तो इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयुक्त का हेड होता है। और चुनाव आयुक्त का क्या काम है? इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या होता है? निष्पक्ष भावना से, बिना पार्शियलिटी किए हुए सभी चुनावों को अच्छे से हैंडल करना, अच्छे से करवाना। जैसे कि लोकसभा चुनाव हो गए, राज्यसभा के चुनाव हो गए, ये सब चुनाव। देखिए ध्यान रखिएगा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसके अंतर्गत जो पंचायत के चुनाव है ना, और नगर पालिका के चुनाव, ये नहीं आते हैं। बाकी जितने भी चुनाव हमारे देश में होते हैं वो सब इसके अंडर में आते हैं। इनका ही काम है उनको हैंडल करना, चुनाव करवाना, वोटिंग, काउंटिंग, ये सब किसके अंडर में है? हमारे इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के जो हेड बने हैं अभी, चुनाव आयुक्त जिन्हें कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, वो कौन बने हैं स्टूडेंट? राजीव कुमार बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? हु बिकम द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के नए चीफ, नए प्रमुख, जिन्हें हम एक और पद नाम से जाने जाते हैं, COS का पद हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं स्टूडेंट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्या फुल फॉर्म इसका? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? COS। जिस तरह से CDS तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इसी तरह से हमारी जो इंडियन आर्मी है, थल सेना है, आर्मी के जो हेड हैं, चीफ हैं, प्रमुख है, वो कौन होते हैं? COS होते हैं। जो अभी करंटली कौन बने हैं स्टूडेंट? मनोज पांडे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार फॉर द 9 टाइम। 9वीं बार बने, 9 टाइम बने हैं। इसके बाद पहले 8 बार भी बन चुके हैं। ये कौन बने हैं? नीतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। यूपीएससी होती क्या है? तो ये भारत सरकार की जो लोक सेवा हैं उसके पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स, सिविल सर्विसेज के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक परीक्षा का संचालन करना ज़रूरी है एग्ज़ाम का, जिसके थ्रू उनका सिलेक्शन होता है सिविल सर्विसेज में। और सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए जो परीक्षा का संचालन करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम, वो कौन करती है? यूपीएससी करती है, जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, और इनके जो अभी नए मेंबर ध्यान रखिएगा, नए मेंबर जो हैं, नए सदस्य कौन जुड़े हैं यूपीएससी में? शीलवर्धन सिंह। कौन जुड़े हैं? शीलवर्धन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक महिला बनी है, वुमेन बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म सेबी का सबसे पहले याद कर लीजिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किसके लिए काम करती है? ये जो एजेंसी है किसके लिए स्टूडेंट? तो ये किसको नियंत्रित करता है, किसको कंट्रोल करता है? शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने का काम किसके अंडर में आता है? सेबी के अंतर्गत आता है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने का काम आता है सेबी के अंडर में। तो इसकी जो अध्यक्ष बनी है स्टूडेंट, वो कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। ये माधवीपुरी बुच हैं जो सेबी की अध्यक्ष बनी है अभी करेंटली। अब सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में, क्योंकि दिल्ली में नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मुंबई याद भी होगा आपको, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट। और स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2009 में इसको बनाया गया था, इसका स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर ये कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जो किसको हैंडल करता है? हमारा जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंडर में आती है? UIDAI के अंदर में आती है, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। पर्टिकुलर जो भारतीय हैं, सारे भारत के नागरिक है, सभी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, वो किसके अंडर में आता है? UIDAI के अंतर्गत आता है। तो इसके जो CEO है वो कौन बने हैं स्टूडेंट? अमित अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, अमित अग्रवाल बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं स्टूडेंट? हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो सभी को पता होगा, हमारी ये स्पेस एजेंसी है इंडिया की, इसरो। फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर और स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग हो चुकी है। हमारे इंडिया की सबसे पहला देश बना है सफल लैंडिंग साउथ पोल पर इंडिया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इसरो। तो इसका फुल फॉर्म हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इनके जो अध्यक्ष है यानी कि चेयरमैन है वो कौन है। तो सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हम देख लेते हैं। 15 अगस्त 1969 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसरो का। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ध्यान रखिएगा। कौन बने हैं? सभी को पता होगा स्टूडेंट, कौन बने हैं? S सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कैडेट कोर NCC, सभी NCC के बारे में जानते ही हैं। इनके जो महानिदेशक है दैट मीन्स DG है, डायरेक्टर जनरल है NCC के, वो कौन बने हैं? उससे पहले हम NCC का एस्टेब्लिशमेंट 1948 में 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कौन बने हैं इनके DG, डायरेक्टर जनरल NCC के? गुरबीर पाल सिंह। ध्यान रखिएगा, गुरबीर पाल सिंह DG बने हैं NCC के। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बनी है, वो भी महिला बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नारी सशक्तिकरण पर हमारा पूरा ये साल निकल गया है। नारियों के बारे में, स्त्रियों के ऊपर
गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं आपके। तो CSIR की जो पहली महिला निदेशक बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है काउंसलिंग, CSIR का फुल फॉर्म क्या है? CSIR का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कौन बनी है? उससे पहले हम CSIR के बारे में देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्टूडेंट स्टैब्लिशमेंट हुआ 1942 में, इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका भी नई दिल्ली में है। ज़्यादातर जिनके नहीं है ना नई दिल्ली में उनके याद कर लीजिएगा, बाकी तो आप लिख कर ही दोगे। तो कौन बनी है स्टूडेंट? उससे पहले आंसर बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि CSIR है क्या। तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो किसके अंडर में आते हैं? CSIR के अंतर्गत आते हैं। कौन बनी है? नल्लाथंबी कलई सेल्वी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ICAR का फुल फॉर्म याद कर लीजिए स्टूडेंट, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फुल फॉर्म जरूरी नहीं आपको एग्जाम में दें, पूछे भी जा सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर यानी कि हमारे कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए अनुसंधान ये करती है। अनुसंधान मतलब रिसर्च करती है उस क्षेत्र के बारे में। ICAR कृषि के लिए अलग अलग अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च करती हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी फसल अच्छी है कौन सी बुरी है, कौन सा खाद देना चाहिए नहीं, ये वगैरह वगैरह सब किसके अंडर में आता है? ICAR के अंडर में आता है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1929 में। इसका भी जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है स्टूडेंट। इसके जो DG है, डायरेक्टर जनरल है, वो कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हिंदी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। हिंदी में वाले स्टूडेंट आपको मैं स्पेशली बताना चाहूंगी कि आप हिंदी में तो याद कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है कभी कभी हिंदी की जगह पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ जाता है, तो इंग्लिश में भी याद कर लीजिए कि इन्हें बोलते क्या। O से ऑयल, N से नेचुरल, G से गैस, C से कॉरपोरेशन। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। कौन बने हैं इनके जो नए अध्यक्ष हैं? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये भी हमारी एक एजेंसी है जो किस पर काम करती है? हमारे ईंधन, प्राकृतिक गैसें, तेल, ऑयल, फ्यूल, इस पर काम करती है। ये इससे जुड़ी हुई संस्था है ये हमारे देश की, जिनके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर, पूछा जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है स्टूडेंट? ओम बिरला। नेक्स्ट है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अर्जुन राम मेघवाल जी बने हैं कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट ये थे हमारे हुज एंड हु, कौन क्या बने हैं। अभी हमारे देश के डिस्कस किए हमने, साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी, इनके फुल फॉर्म, इनके हेडक्वार्टर वो भी डिस्कस किए। इनके फंक्शन मैंने थोड़े बहुत ओवरव्यू आपको बता दिया है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये जो एजेंसी है उसका नाम सुनकर आप एकदम से शॉक्ड ना हो जाओ कि ये क्या आ गया, ये क्या नाम है। तो उनकी एजेंसियों के फंक्शन यानी कि कार्य भी थोड़े थोड़े मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ताकि आपके माइंड में एजेंसियां, इनके नाम रहें। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा हुज एंड हु की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जीके की, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।